Welcome to the session of Matrix Digital. Here I am today present to tell you something about the entrances, the type of questions, and what you can expect as far as the verbal is concerned or English section is concerned. Let us first understand what these entrances are. First, what is it that they want to test in you? How do they select candidate? How do they make questions? And how do they eliminate candidates? What is their strategy? First, understand. The first thing is the first set of questions might be the first set around 60% or 50% questions they will give, which or 40% which everyone can answer. So out of say 100 questions, 50 questions everyone can answer. Then the next set of 20 questions will be which only say 30% of the total students appearing for the exam can answer. So out of that, 30% will be able to answer the next 20% questions. So how much gone? 50, 70, then 300, then again another 30. Then out of those 30% questions, we will the next set of जो questions होंगे, जैसे कि पहले 50% questions सारे बच्चे आंसर कर सके, जो नेक्स्ट 20% क्वेश्चंस होंगे वो सिर्फ 30% स्टूडेंट्स आंसर कर सकेंगे जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि वो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई करेंगे। फिर जो नेक्स्ट 20% क्वेश्चन है उसका डिफिकल्टी लेवल और थोड़ा हाई करेंगे, जैसे कि ओनली 10% स्टूडेंट्स उसको अटेम्प्ट कर सकेंगे नेक्स्ट 20% क्वेश्चन। उसके बाद वाले जो जो 10% क्वेश्चन बचता है उसको वो लोग हाई कर देंगे, ताकि उसमें से सिर्फ 2 या 3% स्टूडेंट्स उसको आंसर कर सके, और वो 2-3% स्टूडेंट्स वो लोग उनको सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद में इंटरव्यू प्रोसेस, जीडी प्रोसेस, वो सारा होता है, सिलेक्शन होता है अब फॉर जॉब्स। ठीक है, तो ये होता है पहला उनका जो तरीका, सिलेक्शन का तरीका, या तो क्वेश्चन दिमाग में क्या रख के क्वेश्चन सेटर ये क्वेश्चंस बनाता है, राइट? ये हो गया पहला। दूसरा है, दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं किसी भी एंट्रेंस में। एक एप्टीट्यूड टेस्ट, पहले कोई भी ऑल इंडिया लेवल एंट्रेंस में एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। वो एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, उसमें कंपलसरी होता है एक इंग्लिश और एक होता है मैथ्स। कोई कोई देते हैं रीजनिंग, या तो जीके या तो रीजनिंग एंड जीके। बैंकिंग में बैंकिंग अवेयरनेस एक्स्ट्रा देते हैं। बाकी ये जो है चारों सब्जेक्ट है, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, ये ऑलमोस्ट कॉमन है। कहीं पे 2, कहीं पे 4, कहीं पे 3, किसी भी कॉम्बिनेशन में वो लोग ये देते हैं। इसको कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है वो बेसिकली स्किल टेस्ट होता है, इसलिए उसको एप्टीट्यूड बोलते हैं। एप्टीट्यूड माने स्किल, स्किल टेस्ट, इसलिए उसका कोई सिलेबस नहीं होता है। ना मैथ्स का सिलेबस होता है, ना इंग्लिश का सिलेबस होता है, ना जो जीके का सिलेबस। सिलेबस उसमें कुछ नहीं होता, क्योंकि उसमें स्किल चाहिए। क्वेश्चंस किस तरह का, एज आई सेड, क्वेश्चन दो तरीके के होते हैं। एक होता है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस, एक होता है स्किल बेस्ड क्वेश्चंस। अब ये भैया नया चीज क्या है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आज तक तुम लोग क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक पढ़ते आए हो, वो है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। यानी मैं उसको पढ़ूंगा, उसको याद करूंगा, दिमाग में रखूंगा, एग्जाम हॉल में जाऊंगा और उसको लिखूंगा, तब जाके मुझे मार्क मिलेगा। वो है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। यानी उसमें मेरे को एक सिलेबस की तरह होता है कि इतना से इतने के अंदर मुझे पढ़ना है, या तो पहले से मुझे प्रिपेयर करना है, पहले से उसको पढ़ना है और याद रखना है। इट हैज टू बी रिटेन, दैट हैज टू बी रिटेन, ताकि मैं जाके उसको वहां पे एग्जाम हॉल में आंसर कर सकूं। ये हो गया नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। दूसरा होता है स्किल बेस्ड क्वेश्चन। स्किल बेस्ड क्या होता है, यानी मेरे पास में उस सब्जेक्ट या तो उस टॉपिक को का क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मेरे पास में टेक्निक है, स्किल है। यानी सिलेबस उस पे कुछ नहीं, बस एक बार मैं तरीका जान लेता हूं, स्किल तो तरीका जान लेता हूं, तो उसी तरीके को यूज करके मैं आंसर करता हूं। उसके लिए ना कोई सिलेबस है, ना मुझे पहले से कुछ पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ मुझे पहले से वो स्किल प्रैक्टिस करने की जरूरत है।
जो टीचर्स लोग हैं, जो फैकल्टी लोग हैं, जो मेंटर्स गाइड हैं, वो लोग वो स्किल को तुम लोगों को समझाते हैं कि देखो ये चीज को इस तरीके से करो, इस तरीके से सोचो, और उसी तरीके को पॉलिश करते जाओ, उसी तरीके को पॉलिश करते जाओ, ताकि वो स्किल तुम्हें निखरे, वो स्किल जो है तुम्हारे अंदर से बाहर निखर के आए, और वो तुम एग्जाम हॉल में उसको तुम यूज कर सको। ये फंक्शन होता है फैकल्टी मेंबर्स का, या तो जो मेंटर्स होते हैं, गाइड होते हैं, वो लोग उस स्किल को बताते हैं। जैसे कि सपोज कोई क्वेश्चन को हम लोग अगर सपोज क्वांट्स का या रीजनिंग का कोई क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो स्टेप मेथड में अगर करते हैं तो काफी लंबा होगा। जो फैकल्टी होंगे वो बताएंगे कि कैसे 2 स्टेप में 20 सेकेंड्स में या 30 सेकेंड्स में वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, तो वो होता है स्किल। सपोज एक आरसी में पढ़ रहा हूं, तो वो आरसी कैसे पढ़ूं, क्या पढ़ूं, इतना सारा है, क्या मैं सारा का सारा जितना है 550 वर्ड्स या 650 वर्ड्स का जो आरसी है, सारा सेंटेंसेस याद रख सकता हूं? नहीं, जरूरत नहीं है। उसमें कौन कौन सा कीवर्ड्स देखना है, जिस कीवर्ड्स के ऊपर बेस होकर क्वेश्चंस आते हैं, तो वो मुझे देखना है और वो आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि सपोज मैं अगर 10 बोल रहा हूँ, हेंस बोल रहा हूँ, देयरफॉर बोल रहा हूँ, यानी मैं किसी कोई चीज का कंक्लूजन दे रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ। अगर कंक्लूजन दे रहा हूँ, किसी चीज को कंक्लूड कर रहा हूँ देयरफॉर बोल के, यानी उससे पहले मैं उसका जस्टिफिकेशन दिया रहूंगा, है कि नहीं? किसी चीज के ऊपर में बेस करके मैं जस्टिफिकेशन दे के फिर मैं देयरफॉर बोलूंगा, देयरफॉर उसके या तो मैं हेंस बोलूंगा। तो क्या है वो लॉजिक जिसके ऊपर बेस करके मैं ये कंक्लूजन दे रहा हूं? सो अगर मैं ये कीवर्ड समझ लेता हूं, तो मैं आंसर कर सकता हूं क्वेश्चंस, है कि नहीं? तो ये स्किल बेस्ड क्वेश्चन होगा, जिसके लिए कि स्किल डेवलप करना, स्किल पॉलिश करने की जरूरत है। सो ये होता है एग्जाम का पैटर्न, और ये होता है क्वेश्चंस। नाउ ये जो क्वेश्चंस, जो एग्जामिनर्स जो क्वेश्चन बनाते हैं, वो क्या करते हैं, जो क्वेश्चंस पर्टिकुलरली स्लोली लेट्स कम बैक टू इंग्लिश। इंग्लिश में क्या क्या आता है, जैसे कि vocabulary, vocabulary vocabulary as you understand is unlimited। अगर मैं एक वर्ड को याद करना चाहूं, तो मेरे पास में क्या ऑप्शन है? रट्टा लगाओ, रट्टा लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ, बट क्या है, फायदा क्या है? Research says that within 72 hours you will forget that word, you will forget that word within 72 hours if you have not recollected। अगर उस वर्ड को बार बार याद नहीं कर रहे हो, या तो उस वर्ड को राइटिंग में या स्पीकिंग में अगर नहीं यूज किए हो, तो फिर वो वर्ड भूल जाओगे विद इन 72 आवर्स। तो फायदा क्या हुआ? मैं जो बैठ के उस दिन 25 वर्ड 1-1.5 घंटा लगा के मैं उसको याद किया, 72 आवर्स बाद वो तो वर्ड बेकार हो गया, वो 1.5 घंटा मेरा वेस्ट हो गया। तो फिर मैं कैसे याद रखूं? उसका टेक्निक है, उसका टेक्निक है। बहुत सारे वर्ड्स है, बहुत सारे टेक्निक्स है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं, वैसे बहुत सारे मेथड्स है, मैं तो एक मेथड का एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज एक वर्ड है मेरे पास, कैंटनकरस। सोच लो, एक वर्ड है मेरे पास कैंटनकरस, स्पेलिंग उसका CANTANKEROUS, CANTAN, कैंटनकरस, KEROUS। अच्छा, ये वर्ड को देखते हैं, इसका मीनिंग क्या है? पहले इसका मीनिंग मैं जानता हूं, समझूंगा। इसका मीनिंग है अनफ्रेंडली, not having a friendly nature, or one who is inclined to fight। तो ये हो गया उसका मीनिंग, यानी one who is not friendly or does not have a pleasant nature। अच्छा, स्पेलिंग क्या है? CANTA, बस 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 बस। तो क्या हो गया? कांटा, CANTA, कांटा। कांटा, जब कांटा चुभता है बहुत प्लेजरेबल लगता है क्या? सो कांटा जैसा जिसका नेचर वो है कैंटनकरस, हो गया। कांटा जैसा जिसका नेचर वो हो गया कैंटनकरस, बस याद रह गया। जब भी मैं वो वर्ड देखूंगा कैंटनकरस, मेरे को कांटा याद आएगा और याद आ जाएगा उसका मीनिंग, है ना? आसान तरीका है, आसान तरीका है। हम लोग कभी उस तरफ ध्यान नहीं दिए, बस उसको कैसे रट्टा लगा लो और एग्जाम हॉल में
लोग भगवान को लड्डू पेड़ा चढ़ा के जाओ ताकि एग्जाम हॉल में याद आ जाए, पर वो वहां पे उल्टी करके आ जाओ बस। बट किस तरीके से मैं इंटेलिजेंटली करूं, कैसे मैं उस चीज को इंटेलिजेंटली, हरदम देखना जो लोग वहां पे पहुंच जाते हैं, एंट्रेंस क्वालिफाई कर जाते हैं, वो लोग इंटेलिजेंटली उस चीज को यूज कर रहे होते हैं। वो कुछ अलग तरीका ढूंढते हैं, रट्टा लगाने को लोग विश्वास नहीं रखते हैं। उनके पास में कुछ नया नया तरकीब होता है, कुछ नया तरीका होता है, जिससे कि वो लोग आसान बना देते हैं उस चीज को। और ये तो सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है, अगर उस किसी चीज को मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूं, वो मुझे याद रहेगा। सो वोकैबुलरी सीखने का या याद रखने का बहुत सारे तरीके हैं। और अगर याद रखना चाहते हो, सो देयर विल बी वेरियस मेथड्स। मैं कभी बाद में किसी वीडियो में बताऊंगा। ग्रामर, ग्रामर क्या है, दो तीन चीज के ऊपर में ग्रामर में फोकस करना है। प्रोनाउंस, वर्ब्स, प्रीपोजिशंस, ये तीनों चीज को अच्छे से उसका कंसेप्ट क्लियर कर लो। कंसेप्ट, अगेन रट्टा नहीं, कंसेप्ट, उसका कंसेप्ट क्लियर कर लो। ग्रामर का ये तीनों चीज जैसे है मैं बताया, फंडामेंटल्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, प्रीपोजिशंस, क्योंकि ये तीनों को बेस करके सारा ग्रामर का इंटरप्ले होता है। कहीं पे थोड़ा सा आर्टिकल्स होता है, कहीं पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कहीं पे पैरेललिज्म, कहीं पे मॉडिफायर्स, कहीं पे नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव केस, बस यही है। बट सारा इसी इर्द गिर्द घूमता है, प्रोनाउन एंड वर्ब, इसी के इर्द गिर्द सारा ग्रामर घूमता है। बस इसको थोड़ा सा याद कर लो। कैसे करो यार, हर दिन 10, ज्यादा नहीं, बस 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस ऑफ ग्रामर, एरर स्पॉटिंग का, एरर स्पॉटिंग या सेंटेंस करेक्शन का 10 क्वेश्चंस हर दिन करो। अगर आंसर सही आया है, बिकॉज मेरे को कंसेप्ट मालूम है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आंसर तुक्का लग गया, यानी मैं बस सोच ही रहा था, पता नहीं देखते कौन सा होता है, तो मैं तुक्का मार रहा था, लग गया, या वो आंसर गलत हो गया, तो फिर मैं जाके एक्सप्लेनेशन में देखूंगा कि क्या एक्सप्लेनेशन, किस क्या कंसेप्ट दिया गया, जिसके बेसिस पे इसका आंसर मैं जो किया हूं वो नहीं, दूसरा है। अब वो कंसेप्ट वहां पे जो दिया गया, अगर पूरे तरीके से दिया गया, एक्सप्लेन किया गया, वेरी गुड। अगर नहीं किया गया, उसी कंसेप्ट को तुरंत जाके ग्रामर बुक खोल के उस कंसेप्ट को देखो कि यार ये जो कंसेप्ट भी समझाया गया है आंसर में, एक्सप्लेनेटरी आंसर में, वो है क्या। हर दिन बस 10 वर्ड्स एवरीडे करो, हो जाएगा। सेम थिंग विद वोकैबुलरी, 10 क्वेश्चंस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एनालॉजी क्वेश्चंस, क्लोजर टेस्ट, कुछ भी, मिक्स ऑफ ऑल 10 या 20 क्वेश्चंस, डू इट एवरी डे। 20 क्वेश्चन वोकैबुलरी का करने के लिए कितना टाइम लगेगा? हार्डली 5 मिनट्स, 7 मिनट्स। क्यों? आइदर तो वो वर्ड का मीनिंग मुझे मालूम नहीं, मालूम है, या तो नहीं है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आइदर वो उसका मीनिंग मुझे मालूम है या तो नहीं है। अब उस वर्ड को अगर मैं 10 मिनट तक देखूं, वो कुछ सिग्नल आएगा क्या कहीं से? नहीं ना। तो बस अब उसमें सोचना क्या, तो हार्डली 5-7 मिनट्स में 20 क्वेश्चन कर लो। तो हर दिन अगर 20 क्वेश्चन कर रहे हो, महीने में 600 कर लिए, है ना। अगर महीने में 600 कर लिए तो 5 महीने में यू हैव डन 3000। 3000 क्वेश्चंस वोकैबुलरी के अगर कर चुके हो, देयर विल बी एटलीस्ट मोर देन 50-60% क्वेश्चन जो कि 4 या 5 या 6 बार अपने आप रिपीट हो चुका है। जो वर्ड 5 या 6 बार रिपीट हो चुका है वो तो याद रह जाए। बाय डूइंग क्वेश्चंस, ना रट्टा लगा के नहीं। कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? पहला चीज, बच्चे पहला रिएक्शन मुझे क्या देते हैं जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है? सर इतना सारा पढ़ेगा कौन? अरे भैया एग्जाम तुम दे रहे हो, एंट्रेंस तुम दे रहे हो, नौकरी तुम्हें चाहिए, हायर स्टडीज के लिए एंट्रेंस में कोई अच्छे कॉलेज में तुमको चाहिए, तो तुम पढ़ो। कौन पढ़ेगा? माने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है? एक टॉपिक दिया गया है, तुम्हारे सामने में टॉपिक है, तुम्हारे पास में क्वेश्चंस है, जो टॉपिक पढ़ रहे हो विद इन सेकेंड्स वो टॉपिक पढ़ने के बाद वही 5 क्वेश्चंस आंसर करने हैं। जो पैसेज में लिखा हुआ क्वेश्चन एकदम एकदम उसी पे बेस हुआ है। कुछ इंफरेंशियल क्वेश्चन हो गए एक दो बस, बाकी सारा का सारा वही है। अगर पैसेज ध्यान से पढ़े हो तो आंसर कर सकते हो। स्पीड पढ़ूंगा, धीरे पढ़ूंगा, बहुत सारा क्वेश्चन आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन।
बहुत ही आसान है, कीवर्ड्स देखना होता है उसमें, स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट वो जाना था, ऑथर का ओपिनियन। मैक्सिमम गलती कहां होता है, स्टूडेंट जो है या कैंडिडेट जो है वो अपना ओपिनियन, अपना इमोशंस, अपना जो बायसनेस है वो आंसर के अंदर ले आता है। अब जो क्वेश्चन सेटर है उसको तुम्हारे ओपिनियन से कोई लेना देना है नहीं, कोई मतलब है नहीं, उसे नहीं चाहिए तुम्हारा ओपिनियन, उसको चाहिए जो पैसेज में जो ओपिनियन दिया है ऑथर, उसके मुताबिक आंसर क्या होगा। मैं क्या सोचता हूं उससे कोई लेना देना नहीं है। नेवर एवर ब्रिंग योर, मैं ऐसे सोचता हूं मत लाना कभी। जिस दिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तुम अपना आंसर, अपना ओपिनियन, मेरा उस पे क्या फीलिंग्स है, वो जब तक लाते रहोगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन गलत होता रहेगा। अपने आप को वहां से डिटैच करो, जो पढ़ रहे हो उससे डिटैच करो, अपने इमोशंस को साइड में रख दो, बस एक जज की तरह उसको पढ़ो, जैसे कि तुम उसको जजमेंट देने वाले हो, अभी पढ़ के उस पर जजमेंट देने वाले हो, तुम उस पर राय देने वाले हो, ना कि तुमको उसके साथ कोई इमोशंस जोड़ना है। हो जाएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देन एसे एंड लेटर एनालिसिस। ऐसे लिखना ये तो क्लास 8 से लिख रहे हो। पहले कोई भी टॉपिक दिया जाता है लिखने के लिए, मैं बैठ जाता हूँ कलम और कॉपी लेके बस शुरू हो जाता हूँ, नहीं। जब पहले टॉपिक दिया जाता है चुपचाप बैठो, अपने आप को 2 या 3 मिनट का वक्त दो ब्रेन को, उस टॉपिक के ऊपर में सोचते रहो। तुम्हारा जो रैम में जो है ना, उसमें मेमोरी में स्टोर है, उसको ढूंढ के ब्रेन ला के तुमको देगा। उस बारे में सोचो, बहुत सारे आइडियाज आने लगेंगे, उसको कहीं पे पॉइंट्स बना लो। एक बार 3-4 पॉइंट्स, ज्यादा नहीं, जस्ट 3 पॉइंट या 4 पॉइंट बन गया, उसको अच्छे तरीके से एग्जाम्पल देके लिखो। जब तक कोई ओपिनियन देते हो एसे में और उसको जब जब तक बैकअप नहीं करते हो विद एन एग्जाम्पल, तो वो पावरफुल नहीं होता है। अंडरस्टूड? देन लेटर एनालिसिस, डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर होगा, लेटर टू द एडिटर, letter to the say the prime minister, letter to the say chairman municipality commission, letter to the principal, right? Different type of letters होते हैं। so letter का format basically same रहता है। जब से ये ईमेल सिस्टम आया है तो हम लोग लेफ्ट अलाइनमेंट ही मेंटेन करते हैं। पैराग्राफ जब हम ब्रेक करते हैं, एक दूसरा पैराग्राफ जाते हैं तो हम डबल स्पेसिंग देते हैं, ना कि जैसे पहले लिखते थे पेपर में, पेपर पेन में आधा से पैराग्राफ शुरू करते हैं, वो चला गया। लेफ्ट अलाइनमेंट पे लिखते हैं, सारा जो है हम लोग लिखते हैं। फिर पहले हम लोग लिखते थे सब्जेक्ट, उसके बाद डियर सर एंड स्टार्ट करते थे। अब डियर सर लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब लेफ्ट में रहेगा, सब लेफ्ट में, और उसके बाद में डियर सर, पहले डियर सर, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद हम लेटर स्टार्ट करेंगे। लेटर आइडियली 2 पैराग्राफ होता है, बिल्कुल कहानी नहीं, टू द पॉइंट लेटर लिखा जाता है। जिसको भी लेटर लिखो टू द पॉइंट लिखा जाता है, बिल्कुल उसमें कोई कहानी घुमा फिरा के नहीं लिखा जाता, सीधा लिखा जाता है। और अगर तुम्हारा टॉपिक दिया रहेगा एग्जाम में, उसमें जो जो पॉइंट्स दिया रहेगा वो पॉइंट्स को लेके, वो तथ्य को लेके उस पे ही लेटर लिखो, कोई एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना। लास्ट में हम लिखते हैं जो है ना, जो आदत है हमारा, अंग्रेज हमारे अंदर डाल के गए थे, क्योंकि हम लोग गुलाम थे तो हमारे अंदर डाल के गए थे वो आदत, योर्स ओबीडियंटली, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली। ये गुलामी का जो निशानी लो ब्रिटिशर्स डाल के गए थे, उसको छोड़ दो। अभी लिखा जाता है थैंकिंग यू विथ रिगार्ड्स, बात खत्म। किसी को भी लेटर लिखो, याद रखो लिखना थैंकिंग यू, उसके नीचे विथ रिगार्ड्स, या तो थैंक्स एंड रिगार्ड्स। ये ओबीडियंटली, सिंसियरली, नो फेथफुली, नो लगता है कि दादाजी के जमाने में लिखा जाता था, उसके बाद से कोई नहीं लिखता है, तो आप लोग भी छोड़ दो वो स्टाइल से लेटर लिखना, क्लोज करना, सिंपल। स्पेलिंग पे ध्यान देना, ग्रामर पे ध्यान देना, और जो बोलना चाहते हो लेटर के माध्यम से उस पे ध्यान देना, ताकि बहुत ही सिंपल वे से, क्लियर वे से तुम अपना मैसेज लिख सको या पहुंचा सको। ये राइट? एंड देन हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर इट? आइडियली एक शेड्यूल बनाते हैं हम लोग कि कौन सा सब्जेक्ट को मेरे को कितना
टाइम देना है। सपोज मेरा ग्रामर स्ट्रांग है, वर्बल स्ट्रांग है, सो मैं वर्बल को शाम के करीब रखूंगा। जीके जो है उसको याद रखना पड़ता है, तो इसलिए जब मैं सवेरे उठूंगा, जब सवेरे जागूंगा, अर्ली मॉर्निंग, जब मैं फ्रेश रहूंगा, फिजिकली मेंटली एनर्जेटिक रहूंगा, तब मैं जीके पढ़ूंगा। क्यों? याद रखना आसान होगा। फिर 1 घंटे 2 घंटे बाद 8 o'clock फिर मैं मैथ्स लेके बैठूंगा, क्योंकि तब भी मेरा माइंड फ्रेश होगा, तो मैं क्वांट्स या मैथ्स करने बैठूंगा। ऐसे करके ना प्लान किया जाता है। अगर मेरे लिए वर्बल डिफिकल्ट है तो मैं फिर वर्बल लेके सवेरे बैठूंगा। ठीक है, तो अपना जो नो टाइमिंग को, शेड्यूल को उस मुताबिक बनाना पड़ता है, ताकि मेरा कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है, किसको मैं कितना टाइम दूं। अगर मेरा मैथ्स अच्छे से हो जाता है तो फिर मैथ्स को मैं 1 घंटा दूंगा, और अगर मेरा रीजनिंग वीक है तो रीजनिंग को मैं 2 घंटा दूंगा। दिन में मैं कैसे उसको डिवाइड करूंगा, मैं पढ़ूंगा कुछ वक्त, और मेनली क्वेश्चन आंसर पे। पढ़ाई कुछ नहीं है, ये एकेडमिक बुक नहीं है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएगा कि बुक उठा के मुझे रट्टा लगाना है और वही क्वेश्चंस आएंगे, नहीं। ग्रामर हो, वोकैबुलरी हो, जो भी है, उसको जितना सॉल्व करोगे क्वेश्चंस, जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वो प्रोसेस में ही वो याद रह जाएगा। Are you getting my point? Don't try to mug up. It is a futile attempt. You will unnecessarily get tired, mentally bored, then frustration will come. है सब कुछ नहीं हो रहा, इतना टाइम दे रहा हूँ, क्या है फायदा? क्योंकि तरीका गलत है यार, तरीका गलत है। तुम रॉन्ग डायरेक्शन में चलोगे और बोलोगे कि मैं घर पहुंच जाऊं, जो घर का, जो तुम्हारे घर पे आने का जो डायरेक्शन है, उसका ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में चलोगे, चलते रहो, कभी नहीं पहुंचोगे घर पे। अरे तुम्हारा डायरेक्शन गलत है यार, पहुंचोगे कहां पे? और खाली पीली गाली दोगे सड़क को, गाली दोगे तकदीर को, गाली दोगे भगवान को, गाली दोगे किस्मत को। यार तुम्हारा तो रास्ता गलत है, डायरेक्शन गलत है, पहुंचोगे कहां पे? ठीक है, सो मेक अ सिलेबस, हैव अ प्लान, हैव अ प्लान। क्या प्लान्स में पढ़ाई करूं, एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए मैं कि ये एग्जाम को मैं किस तरह से अटेम्प्ट करूंगा। अगर मेरे पास में एक राइट स्ट्रेटेजी है, अब बच्चे ही जैसे तुम्हारे जैसे बच्चे लोग क्वालिफाई करते हैं एग्जाम, अब उनको तो कोई एडिशनल नॉलेज मिलता नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो उनका है नहीं, वो तुम्हारे जैसे पढ़ते हैं, और बस चीज है उनके पास में एक प्लान है, उनके पास में एक स्ट्रेटेजी है, और वो लोग डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं पढ़ाई में। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज, बार बार बच्चों को बोलता हूं, दो चीज, क्या? पहला है बी ऑनेस्ट टूवर्ड्स योरसेल्फ, बी ऑनेस्ट टूवर्ड्स योरसेल्फ। दिखावे करने की जरूरत नहीं है। मैं टेबल पे दोनों तरफ इतना सारा किताब लेके बीच में बैठा हूं, और बीच में मैं, ताकि दिखे नहीं, मोबाइल लेके मैं अपना व्यस्त हूं। किसको ठगा रहा हूं भाई? मम्मी पापा को दिखा रहा हूं कि मैं पढ़ रहा हूं। एंट्रेंस तुम नहीं क्वालिफाई करोगे, करियर तुम्हारा बर्बाद हो रहा है, वक्त तुम्हारा जा रहा है, मम्मी पापा को क्या दिखाओगे? सो पहले बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योरसेल्फ। अगर मैं दिन में डिसाइड किया हूं कि 4 घंटे में पढ़ूंगा, तो मैं मोबाइल को स्विच ऑफ करके कहीं फेंक दूंगा, ताकि स्विच ऑफ करके, ताकि उसका वाइब्रेशन साउंड भी मुझ तक ना आए। क्योंकि जब मैं पढ़ रहा हूं तो आई एम ऑनेस्ट कि मैं पूरा 4 घंटा, मैंने पूरा 4 घंटा मैं पढ़ाई के लिए दे रहा हूं। और जब मैं मोबाइल देख रहा हूँ आधा घंटा, तो आराम से देख रहा हूँ, मुझे उस समय और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। सो बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योरसेल्फ। एंड दूसरा है डिसिप्लिन। अगर मैंने एक बार तय कर लिया कि मुझे इस तरीके से पढ़ना है, इस वक्त से इस वक्त तक पढ़ना है, ऐसे ऐसे इस तरीके से पढ़ना है, अगर मैं एक बार तय कर लिया, तो बस लेट मी मेंटेन अ डिसिप्लिन। नहीं छोड़ यार, आज दोस्त का पार्टी है, आज नहीं पढ़ता हूँ, कल डबल पढ़ लूंगा। कल यार, आज बारिश हो रहा है, पावर फेलियर बार बार हो रहा है, अभी बेकार का बुक लेके बैठूंगा तो क्या फायदा यार, बार बार लाइन जा रहा है, चिढ़ लगेगा, ब्रेक हो जाएगा ना कंसंट्रेशन। आज नहीं, कल पढ़ूंगा। एंड एज वी से नो, टुमारो नेवर कम्स। So be honest towards yourself and have a self-discipline. Guys, that is what the secret of success is. And that secret is with everyone. It is with you, it is with me, and it is all with all the people who have been successful. Why? They are honest towards themselves and they do it. Whatever they do, there is a discipline attached. Got it? Now, what are the general English paper for competitive exams? I can tell you.
See, English basically in this world, when we are discussing about a world where जब हम लोग एक ग्लोबल वर्ल्ड में आ गए, अब लुक एट दिस, तो पहले मालूम है, इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, अगर पहले आज से 20-25 साल पहले ना, अगर बोला जाता था कि किसी को ना तनख्वाह 10,000 या तो 25 साल पहले बोला था उसका तनख्वाह ना 10,000 है या 15,000 है, या तो वही 10,000 15,000 है, तो लोगों को अच्छा, जो महीने का 10-15,000 मिलता है, अरे बहुत बड़ी बात। अरे यार, अभी किसका सैलरी सुनो तो लगता है कि पागल है, ये सैलरी होता है, उसका पैकेज कितना है, 1.2 क्रोर्स एनुअल पैकेज। महीने का उसका उसका सैलरी कितना है, 3.5 लाख, 5 लाख। कोई बोल रहा है कि यार उसका एनुअल पैकेज में मैं जा रहा हूँ, मेरा एक दोस्त अभी रिसेंटली गया, वो बहुत बड़ा पैकेज लेके गया, वो बोलना प्रिफर नहीं किया, बट बोला कि यार 5 साल में मैं अपना रिटायरमेंट ले सकता हूँ, काफी हो जाएगा। सोच के देखो, क्यों? क्योंकि दुनिया अभी ग्लोबलाइजेशन की तरफ मुड़ रहा है, और अगर मुझे उस तरह का बिग सैलरी चाहिए, तो मेरे को अपने आप को भी ना अपग्रेड कर, लैपटॉप अपग्रेड कर रहा हूँ, बाइक लेटेस्ट वाला चाहिए, शूज भी लेटेस्ट वाला चाहिए। यार, अपना सोच को भी तो लेटेस्ट करो ना, है ना? अपना सोच को भी लेटेस्ट करो। इंग्लिश जरूरी है, क्या करें? अगर उस बड़े बड़े कंपनीज में जाना है, ज्यादा पैसा कमाना है, तो इंग्लिश चाहिए, और दोनों तरीके से चाहिए। पहला, मेरा जो बोलना है, स्पोकन इंग्लिश है, वो भी अच्छा होना चाहिए। एंड सेकेंड, मैं जो पढ़ रहा हूँ या जो पढ़ना है, मुझे लिखना है, जो समझना है, वो भी मैं सही तरीके से कर सकूं। अब बहुत हद तक पढ़ लेते हो, बट एनालिसिस गलत हो जाता है, तो ये चीज ठीक करना जरूरी है, क्योंकि ये जो सारा एंट्रेंसेस है, यही सारा स्किल्स वो लोग टेस्ट करते हैं। पहले रिटन कर लेते हैं टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू करके या जीडी करके वो लोग बाकी दूसरा स्पोकन वाला इंग्लिश वाला स्किल टेस्ट कर लेते हैं। और वो लोग बहुत हाई फंडा नॉलेज उनको नहीं चाहिए, बेसिक नॉलेज तुम्हारे पास ठीक है कि नहीं? एक सेंटेंस लिख रहे हो, तो जो लिख रहे हो वो समझ में आ रहा है कि नहीं सामने वाले? जो स्पेलिंग लिख रहे हो, वो स्पेलिंग समझने लायक है कि नहीं, वो देख रहे हो लोग। जो ग्रामर यूज कर रहे हो, वो ग्रामर भी सही है कि नहीं, ये टेस्ट कर रहे हैं। सो तुम्हारा ग्रामर, स्पेलिंग, स्ट्रक्चर, ये टेस्ट कर रहे हैं, और तुम समझा सकते हो कि नहीं, जो सोच रहे हो, जो तुम्हारे दिमाग में जो सोच है, जो बोलना चाहते हो, उसको बोल सकते हो। सो बेसिक लेवल ऑफ इंग्लिश टेस्ट किया जाता है। बिल्कुल नहीं, हायर टेस्ट करके करें क्या? क्योंकि वो इंग्लिश नॉलेज लेके तुमको तो कहीं पे ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में इंग्लिश में पीजी या पीएचडी करने जाना नहीं है, तो फिर वो लोग इतना हाई फंडा इंग्लिश क्यों टेस्ट करेंगे? बेसिक लेवल, जो कि ऑपरेशनल है, यानी जो कि डे टू डे, टू टू कम्युनिकेट, टू डू योर वर्क, जॉब, डे टू डे, वो तुम कर सको सही तरीके से, वो टेस्ट करते हैं। तो बस सिर्फ प्रैक्टिस करना है। एंड वर्बल सेक्शन पर्टिकुलरली जो है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सब क्वेश्चंस आते हैं, उसमें जैसे कि वोकैबुलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मीनिंग क्यों नहीं, ये कभी दिमाग में आया है कि मीनिंग क्यों नहीं पूछते, सिनोनिम्स क्यों पूछते हैं? क्योंकि सिनोनिम्स मीन, अगर जब एक कैंडिडेट एक वर्ड का सिनोनिम सीखता है, तो वो उस वर्ड को और कितने तरीके से यूज किया जा सकता है, वो सीख जाता है, मीनिंग नहीं। क्योंकि मीनिंग में आदमी एक दायरे में बंध जाता है, एक दायरे में वो बंध जाता है, बट सिनोनिम्स उसका रिलेटेड, उस एसोसिएटेड वर्ड्स के बारे में ही कम्स टू नो। That's why synonyms and antonyms are asked in all these entrances, and they don't ask you the meaning, the dictionary meaning of those words. Then homonyms, there are a lot of words which we pronounce and sounds the same, but the meaning are different. There are a lot of such words. Right? Closer test, that's a very, very common pattern of question nowadays. Be it banking, SSC, railways and all, they are giving, to test the vocabulary, they are giving closer test. That isn't difficult, because with relation to the sentence, what word you need to fit in there, you ask yourself, think of a word, look at the 4 options, which matches with it, answer. Closer test means there is a catch. There is a catch means there is a no, there is a point with the closer test, जहां पे क्या आके तुम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करो। वो क्या है?
क्लोजर टेस्ट में जो चारों ऑप्शंस देंगे वो सिनोनिम्स होते हैं, उसमें से चारों का चारों सिनोनिम्स होंगे या तो चार में से तीन सिनोनिम्स होंगे। अब भैया मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, जैसे सपोज अबेट, सबसाइड, एब एंड वेव। अबेट, सबसाइड, अबेट, सबसाइड, वेव एंड एब। अब तीन चारों का मतलब है टू स्लोली कम डाउन, या धीमा हो जाना, ये तो कम हो जाना। बट एब हम लोग मोस्टली यूज करते हैं विथ नो वेव्स एंड ऑल दैट। वेन हम लोग मोस्टली यूज करते हैं विथ सिग्नल्स। अबेट एंड सबसाइड हम लोग मोस्टली यूज करते हैं विथ स्टॉर्म एंड साइक्लोन एंड रेन। अगर मैं ये छोटा छोटा डिफरेंस ना जानूं, आई विल नॉट बी एबल टू आंसर इट, बट ऑल द फोर आर सिनोनिम्स, so that is what the catch is in closer test. Idioms and phrases, यार idioms and phrases are like no what we speak, no जैसे कि हम लोग अपने मदर टंग में भी हम लोग यार यूज करते हैं ना, मुहावरा एंड ऑल दैट हम लोग यूज करते रहते हैं। सो idioms and phrases are like that, लिमिटेड नहीं है, लोकल स्पीकर्स बातचीत के दौरान वो वर्ड्स यूज करते हैं, एंड वो सारा जो वर्ड्स है वी शुड बी एबल टू नो दोस वर्ड्स। Then we have this word substitution is there, where in this one word substitution we use words such as where we can have these words replace these words and all that, that one word substitution will be there. So you have to identify those words. Then active grammar में active and passive voice, रिपोर्टेड स्पीच, ये सारा जो है ये स्कूल लेवल, हाई स्कूल लेवल में ऑलरेडी ये पढ़ा जा चुका है एंड डिस्कस हो चुका है। कंजंक्शन, लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशंस, टेंसेस, स्पॉटिंग एरर तो वो मिक्स ऑफ क्वेश्चंस होता है, वो कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच है नहीं, वो एरर स्पॉटिंग वो क्वेश्चंस है ग्रामर चेक करने के लिए, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर, कितना ग्रामर समझ में आ रहा है या तो कितना ग्रामर समझ रहे हो। सो वहां पे आता है स्पॉटिंग द एरर। मल्टीपल मीनिंग, सेंटेंस करेक्शन क्वेश्चंस वही पार्ट होता है, स्पॉटिंग एरर क्वेश्चंस में आता है। सो ये these are the different type of questions that you get in the competitive exams. Then reading comprehension, sentence rearrangement. Reading comprehension में you are given a small paragraph, करीब 500, 450, 550 वर्ड्स का पैसेज आता है और 4 या 5 क्वेश्चंस होते हैं, और वो सारा क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द पैराग्राफ। जो भी पैराग्राफ है जो पढ़ रहे हो, जो आरसी पढ़ रहे हो, स्ट्रिक्टली उसी पे सारा क्वेश्चंस बेस्ड है, उससे बाहर नहीं है। तो अगर ध्यान से पढ़ रहे हो, अगर ध्यान से उसको पढ़ रहे हो, यू कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस। कहां पे गलती होता है जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं, क्योंकि बच्चे इसके बारे में काफी कंप्लेन करते हैं कि सर ये नहीं हो रहा है, उसका कारण है, बाद में कभी हम इसके बारे में बहुत चर्चा करेंगे, बट मैं ये दावे के साथ कहता हूं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज अ स्कोरिंग वन, उसके लिए बिल्कुल चिंता करने की जरूरत है नहीं। देन सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अगर हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद में ही वर्ब आएगा, वर्ब के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट वर्ब के बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, फिर जाके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, इसके पहले आर्टिकल रहता है, और कहां पे मैं मॉडल वर्ब्स यूज करता हूं तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट में करता हूं। और अगर पैराजंबल्स करना है, पैराजंबल्स में देयर आर अराउंड 9 की पॉइंट्स। मैंडेटरी पेयर्स ढूंढना है, मैंडेटरी पेयर्स ढूंढ के हर एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ में क्या लॉजिकल कनेक्शन है, वो लॉजिकल कनेक्शन बैठाना है, बस हो गया, राइट। पैरा कंप्लीशन, लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ को हटा दिया गया रहेगा, एक छोटा सा पैराग्राफ देंगे जिसमें कि 6 या 7 सेंटेंस होगा, 7th वाला सेंटेंस वो लोग हटा देंगे, और वो 7 और वो 7वां सेंटेंस है वो 4 दिए होंगे, ऑप्शन ए बी सी डी। तुमको पढ़ के आइडेंटिफाई करना है कि ये चारों में से कौन सा सेंटेंस जो है वो जो 7वां सेंटेंस को हटाया गया है, ये चारों में से कौन सा वो 7वां सेंटेंस होगा, ये है पैराग्राफ कंप्लीशन, राइट। सो यही मोर और लेस, इसको हम लोग वर्बल रीजनिंग क्वेश्चंस कहते हैं, हम लोग इसको वर्बल रीजनिंग क्वेश्चंस कहते हैं, क्योंकि ये एक होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो आरसी सेक्शन होता है, और ये वीएस सेक्शन होता है जो कि रीजनिंग में आता है, वर्बल एबिलिटी ये रीजनिंग सेक्शन में आता है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैरा जंबल्स, पैरा कंप्लीशन,
और पैराजम्बल्स, समरी टाइप, ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होता है जो कि डिफरेंट एंट्रेंसेस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश का दिया आता है। ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, ये काफी किए हैं एंड मैं बताया इसका तरीका कैसे हम लोग ऐसे लिखेंगे, क्या तरीका होना चाहिए, कैसे हम लोग उसका स्ट्रक्चरिंग करेंगे एंड कैसे उसको हम लोग लिखेंगे और कैसा कैसा लेटर लिखा जाता है, वो सारा एग्जाम में आता है। एंड एज आई सेड, एक बार खाली फॉर्मेट पे प्रैक्टिस कर लेना है, बाकी जो दिए रहेंगे क्वेश्चन उसी मुताबिक लिखना है। इसमें बड़ी बात कौन सा है? प्रेसी राइटिंग वो लोग दे दिए होंगे, नॉर्मली 1/3 होता है जो भी लिखते हैं हम लोग। अगर 200 वर्ड का पैसेज है, पैराग्राफ दिया गया जिसका प्रेसी राइटिंग करना है तो उसका 1/3 लेंथ में लिखना है, यानी करीब करीब 65-70 वर्ड्स के अंदर में उसको लिखना है। उसके लिए हम लोग वी विल यूज सर्टेन वर्ड्स रादर देन फॉर अ एंटायर सेंटेंस। हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे जो कि सेंटेंस को एक्सप्लेन करेगा। जो इंपॉर्टेंट की एलिमेंट्स है उसको इंटैक्ट रखेंगे और जो सपोर्टिव है उसको निकाल देंगे, तो प्रेसी राइटिंग हो जाएगा। दैट्स नॉट अगेन अ बिग डील। So what should we do? As I mentioned, how you should learn it. पहला है कि इंग्लिश लैंग्वेज के साथ में थोड़ा सा अपना रिश्ता बढ़ाओ, अपना रिश्ता उससे बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओ? सर मैं तो हॉलीवुड मूवीज देखता हूँ यार, तुम मुझे हॉलीवुड मूवीज के बारे में, हॉलीवुड मूवीज से क्या समझते हो और क्या देखते हो वो सिर्फ तुम जानते हो, क्योंकि जो हॉलीवुड मूवीज होता है वो अमेरिकन इंग्लिश होता है। अब मुझे इंडियन इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा, मैं अमेरिकन इंग्लिश समझने चला। क्यों भाई? तुम्हारे पास वो तो मोबाइल है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, टेड स्पीकर्स, टीईडी, टेड स्पीकर्स या टेड एक्स स्पीकर्स, बहुत सारे स्पीकर्स हैं, एक्सीलेंट वंडरफुल स्पीकर्स हैं, बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं, यानी जो इंग्लिश तुम समझ सकते हो, हॉलीवुड वाला नहीं बोलते इंग्लिश। वहां से शुरू करो ना। अगर सुनना बढ़ाओगे, लिसनिंग, अगर लिसनिंग बढ़ाओगे, स्पीकिंग अपने आप बढ़ेगा। ये सीक्रेट जान के रखो, ये सीक्रेट जान के रखो। जितना ज्यादा सुनोगे उतना बेहतर बोलोगे। इसीलिए दोज हु आर डेफ दे आर डम। जिनको सुनाई नहीं देता वो लोग बोल भी नहीं पाते। क्यों? सुनते नहीं तो बोलेंगे क्या? रिवर्स कर दो, जितना ज्यादा सुनोगे उतना बेहतर बोलोगे। स्टार्ट। न्यूज़पेपर पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, बट उसके साथ में कुछ एक स्टोरी बुक पढ़ो जो कि तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट का है, तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट का है। कुछ अच्छा स्टोरी बुक पढ़ो या तो कुछ क्वालिटी मटेरियल पढ़ो, कोई अच्छा चीज पढ़ो जो कि तुम्हारे इंटरेस्ट का है। क्योंकि इतने सारे बुक्स हैं, इतने सारे जॉनर्स हैं, इतने सारे कैटेगरीज हैं कि एटलीस्ट तुम्हारे इंटरेस्ट का 3 4 5 6 डिफरेंट कैटेगरीज का मिल जाएगा। तो वो रिलेटेड जो स्टोरी बुक्स है वो पढ़ो। न्यूज़पेपर मैगजीन पढ़ना सही है, अच्छा है, बिकॉज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन यू गेट स्टे अपडेटेड। बट यार अगर इंटरेस्ट नहीं है तो 2 दिन पढ़ोगे, 4 दिन पढ़ोगे, फिर फेंक दोगे। स्टोरी बुक में अगर इंटरेस्ट है तो उसको बार बार पढ़ते रहोगे। सो डू दैट, रीड स्टोरी बुक्स, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो ये करो। और जैसे मैं बताया, ग्रामर एवरीडे 10 क्वेश्चन ग्रामर का करो, वोकैबुलरी का 20 वर्ड करो। पहले तुम्हारे पास में ये जो हम लोग का ये साइट है मैट्रिक्स डिजिलर्न, वहां पे तुमको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। गॉट इट? सो जितना ज्यादा क्वेश्चंस आंसर करोगे उतना बेहतर तुम्हारा स्किल बढ़ेगा। रट्टा लगाने के लिए कुछ है ही नहीं तो फिर उसको करने से मतलब क्या है? जो ग्रामर का भी कंसेप्ट है वो कंसेप्ट को लेके क्वेश्चंस आंसर करो, तब याद रहेगा। रट्टा लगाने से कुछ भी याद नहीं रहेगा। टेक माय वर्ड्स, सिर्फ प्रैक्टिस। और वो क्या? क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, रट्टा नहीं। ये स्कूल एग्जाम नहीं है। ये ऑल इंडिया एंट्रेंस को अगर स्कूल एग्जाम की तरह अप्रोच करोगे कि मैं हर दिन शाम को बुक लेके बैठ गया और 2 3 4 5 पेज चैप्टर रट्टा लगाया, कुछ नहीं होगा सिवाय तुम्हारा टाइम वेस्ट का। राइट? समय, टाइम को कैसे अपना प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हो, दिन का जितना भी टाइम तुम्हारे हाथ में है, कॉलेज और ये पढ़ाई और ट्यूशन, उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हो, दैट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। 24 घंटा अब सबके पास है। जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, नहीं ऊपर माने ऊपर औहदे पे बैठे हुए हैं, वो लोग वो
और हम लोग और तुम सब हम लोग के पास 24 घंटा है, बट कोई नो उसी 24 घंटे को किस तरह से यूटिलाइज कर सकता है, उसी पे डिपेंड करता है कि वो लाइफ में कितना ग्रो करता है. सो ट्राई टू यूटिलाइज योर टाइम, लर्न टाइम मैनेजमेंट. अगर पढ़ाई में टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे तो एंट्रेंस में भी जो टाइम, उस टाइम के लिमिट के अंदर में जो क्वेश्चन आंसर करना है वो भी कर पाओगे. पहला टाइम मैनेजमेंट अपना ठीक करो, राइट. स्पोकन इंग्लिश के लिए कोशिश करो जितना ज्यादा सुनने के लिए, पहला. और दूसरा है कि बीच बीच में ईयरफोन लगा के मोबाइल में कुछ खुद बोलो, बस ऐसे ही कुछ बोलो. जैसे कि मानो कि तुम्हारे सामने कोई खड़ा है, तुम उसको कुछ बोल रहे हो, बोलो और उसको रिकॉर्ड करो. ठीक है, अगर अगर चाहते हो कि नहीं मैं अकेले करूं तो अपना कमरा में अकेले बैठ जाओ, उसको रिकॉर्ड करो, फिर उसी वॉइस को खुद का खुद सुनो और मैजिक देखो. 2 महीने बाद पहला फर्स्ट डे का रिकॉर्डिंग सुनो और 30+30 60th डे का रिकॉर्डिंग सुनो. तुम ही सरप्राइज हो जाओगे कि तुम्हारा इंग्लिश कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया. बट वो 60 डेज सुनते रहना है, लिसनिंग बढ़ाना है, लिसनिंग के साथ में स्पीकिंग भी करना है और देखो कितना चेंजेस आता है. बाकी स्पोकन इंग्लिश बहुत बड़ा बड़ा वर्ड्स, नाइस नाइस सेंटेंसेस, दैट हैपेंस ऑन द वे. धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में अपने आप हो जाएगा. बट डे 1 से अगर वही सोच के बैठे नहीं हो पाएगा, है ना. कि लगता है कि मैं जिस दिन वो बीबीसी रिपोर्टर जैसा इंग्लिश बोलूंगा उसी दिन मैं जाके इंग्लिश बोलूंगा और सबसे बात करूंगा. अब वो हुआ नहीं, मैं बात किया नहीं. या तो मुझे लगा कि कुछ एक शॉर्टकट हो, कोई कुछ मुझे ऐसा कुछ दे दे कि मैं घोल के पी लूं और सवेरे उठूं, या तो रात को मैं सोऊंगा, बिजली कड़केगा और मैं उठ के बीबीसी रिपोर्टर जैसा इंग्लिश मैं बोलना शुरू कर दूंगा. अब मैं क्या करूं, बिजली कड़का नहीं, मैं इंग्लिश बोला नहीं. अब तक वही सोच रहा हूं बिजली किस दिन कड़केगा, हर दिन खिड़की के पास में सोता हूं मगर कुछ होता नहीं. Miracles are always miracles, guys. Miracles are always miracles. It does not happen. It is the hard way. It is your struggle. It is your fight that will give you success. I will end with by saying that bring discipline, discipline into your preparations, and at the same time also bring in a sense of responsibility, honesty. Be honest towards yourself. Don't try to show it to anybody. Don't try to prove anything to anybody, but just be honest towards yourself. मैं जो कर रहा हूं ऑनेस्टली कर रहा हूं, ना किसी को खुश करने के लिए, ना किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूं, ऑनेस्टली कर रहा हूं और मैं डिसिप्लिन के साथ कर रहा हूं. आई एम श्योर यू विल बी सक्सेसफुल. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी and on behalf of Matrix DigiLearn, I thank you all, and I also welcome to our sessions which you will find informative and interesting and a complete package to prepare for your entrances, competitive exams, sitting at the comfort of your home without getting exposed to the dangerous, precarious situation which is outside. उसको बिना एक्सपोज हुए अपने घर में शांति से बैठ के अपने तरीके से अपना पेस में और बिना किसी भाग दौड़ के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो. और इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो सकता है, बिकॉज ये भाग दौड़ में, भीड़ भाड़ में पहले टाइम वेस्ट होगा, दूसरा है टायर्ड हो जाओगे और फिर रास्ते में आने जाने में दोस्त और ये सबसे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा. So I again welcome you to be a part of the Matrix DigiLearn system and avail our facilities that we have for you and prepare yourself for the future. Thank you once again.